Hello students, welcome to my YouTube channel KS Tutorial. So today we are going to study class 6 NCERT of history, that is chapter 8 Vital Villages Thriving Towns. ओके स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर 7 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है, उसका लेक्चर भी दे दिया है डिटेल्ड में और शॉर्ट नोट्स का भी एक्सप्लेनेशन आप सबको दे दिया है. ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप सब मुझसे पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जो बुक से जब मैं पढ़ाती थी तो कंफर्टेबल नहीं थे, तो मैंने स्टूडेंट्स अभी PDF से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है. आई होप अब आप सबको क्लियर हो कि चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से, किसी को कोई भी इशू हो तो मुझसे प्लीज़ बताएं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अब यहाँ पे जैसे कि हम हिस्ट्री में क्लास 6 की हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि हर चैप्टर की स्टार्टिंग किसी न किसी स्टोरी से हो रही है. तो यहाँ पे भी एक स्टोरी है प्रभाकर की, जो कि ब्लैकस्मिथ के शॉप में है. वो देख रहा है कि यहाँ पे कई सारी आयरन टूल्स रखे हुए हैं, जैसे कि एक्सेस सिकल्स वगैरह, जिनको बेचने के लिए वो रेडी हैं पूरी तरीके से, ठीक है, सेल करने के लिए रेडी हैं. और दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि एक ब्राइट फायर बर्न हो रही है. 2 मैन बहुत तेज़ी से हीट कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं मेटल रॉड्स पर उनको शेप देने के लिए. ओके, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ साउंड, बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है. तो ये सब चीज़ें देख रहा है वो ब्लैकस्मिथ्स के शॉप में. अब बेसिकली हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर 5 में जब पढ़ा था तो हमने कुछ आयरन टूल्स के बारे में भी बात की थी. ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ देखेंगे कि आयरन्स की जो बिगनिंग हुई थी, आयरन कब बिगान हुआ था, तो वो 3000 ईयर्स अगो बिगान हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था. और हमने चैप्टर 5 में भी ये पढ़ा था कि मेगालिथिक बरियल्स में कुछ स्केलेटन्स के साथ, स्टूडेंट्स स्केलेटन के साथ हमें ना कुछ आयरन टूल्स भी देखने को मिले थे. ओके, उनके जो स्केलेटन थे ना, तो स्केलेटन के साथ आयरन टूल्स भी रखे हुए थे और कुछ वेपन्स भी रखे हुए थे आयरन के बने हुए. ठीक है, तो हमने मेगालिथिक बरियल्स में हमने आयरन टूल्स को देखना स्टार्ट कर दिया था. ओके स्टूडेंट्स, सो द यूज़ ऑफ आयरन बिगैन इन द सब कॉन्टिनेंट around 3000 years ago. Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burial. Okay students, next, so about 2500 years ago there is evidence for growing use of iron tools. ठीक है, तो हमें 2500 years ago ये यहाँ पे एविडेंसेस मिलना स्टार्ट हो चुके थे आयरन टूल्स के. ओके स्टूडेंट्स, आयरन टूल्स के हमें एविडेंसेस मिलना स्टार्ट हो चुके थे. ओके, तो ये क्या थे कि दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड ऑफ आयरन प्लग शेयर. ओके, अब ये जो थे इन आयरन टूल्स को कैसे यूज़ करते थे, जो एक्सेस होते थे ना, उनको फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए यूज़ करते थे, या और आयरन प्लग शेयर का कैसे यूज़ करते थे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में हम यूज़ करते थे. ओके स्टूडेंट्स, अब कैसे ये चीज़ें हुई तो हमें देखने को मिलती हैं. तो देखो कि जैसे अब आयरन प्लग शेयर का क्या काम था, ठीक, तो ये प्लग शेयर हम देखते हैं कि जैसे पहले जो लोग थे, फार्मर्स थे, वो स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, वुडन टूल्स का यूज़ करते थे लैंड को कल्टीवेट करने के लिए. तो पता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेट नहीं कर पाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को छोड़ देते थे. जैसे कि समझ लीजिए अगर 5 kg जैसे उन्होंने 5 kg ग्रो किया तो 5 kg वो उनके खाने में यूज़ होगा और एक्स्ट्रा वो कुछ सरप्लस प्रोडक्शन इनका हो ही नहीं पाता था. ओके, और अगर अब कोई भी लैंड है, कोई भी लैंड अगर हम लेते हैं, ओके स्टूडेंट, जैसे कि ये लैंड है हमारी, ये हमने ली, अब इसका हमने पूरा प्रोडक्शन इसमें किया, पूरा क्रॉप इसमें ग्रो कर दिया, तो इसमें हमने 10% हमने यूज़ कर लिया. ओके, 10% हमने यूज़ कर लिया और बाकी जो बचा 15% वो क्या हो जाएगा, हमारा सरप्लस प्रोडक्शन हो गया. तो हम यहाँ से मार्केटिंग भी स्टार्ट कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. ठीक, तो ये जो प्लग शेयर्स थे ना, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में काफ़ी यूज़फुल साबित हुए. नेक्स्ट, अब ये देखिए अदर स्टेप्स टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन. अब दूसरे स्टेप्स कैसे लिए गए प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, तो कई सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे कि इरिगेशन का एक स्टेप लिया गया. अब किंग्स और किंगडम्स ने काफ़ी हेल्प की, काफ़ी सपोर्ट की विलेजेस को, फार्मर्स को. अब ऐसा क्यों उन्होंने किया, तो ये चीज़ हम देखे थे कि हमने पहले ये पढ़ा था कि ये जो रूलर्स होते थे ना, ये फार्मर्स में ना 1/6
टैक्स लगाते थे। जितना भी क्रॉप प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 टैक्स उनको देना पड़ता था। ओके, तो अब अगर फार्मर्स के पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगी, फार्मर्स को टाइम टू टाइम पानी नहीं मिलेगा, तो कैसे उनको वो टैक्स पे कर पाएंगे जब उनका सरप्लस प्रोडक्शन ही नहीं होगा, इंक्रीज़ ही नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, फार्मर्स की हेल्प करना शुरू कर दी। फार्मर्स की हेल्प करना शुरू कर दी इंक्रीजिंग इरिगेशन में। अब इन्होंने क्या किया, कैनाल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, वेल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे, हु लिव्ड इन द विलेजेस। अब कौन विलेजेस में रहते थे, कौन विलेजेस में रहते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थ्री डिफरेंट पीपल, थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस। ठीक, सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स में तीन तरह के, तीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हमें देखने को मिले। तो तमिल रीजन में अगर हम देखते हैं तो तमिल रीजन में जिनके पास कई ज़्यादा लैंड थी, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, उनको क्या कहा गया, वेलालर कहा गया। उन्हें क्या कहा गया, वेलालर कहा गया। और ऑर्डिनरी प्लाउमैन जो थे, जो ऑर्डिनरी प्लाउमैन थे, उन्हें हमने क्या कहा, उजावर। ओके, तो जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, दे वर नोन एज वेलालर इन तमिल रीजन, एंड द ऑर्डिनरी प्लाउमैन वर नोन एज उजावर। ओके, एंड दोज हु डोंट हैव एनी लैंड, ओके, द लेबर्स हु आर लैंडलेस, ऐसे लेबर जिनके पास लैंड नहीं थी और या तो स्लेव्स, तो उन्हें हमने क्या कहा, कदाई सियार एंड आदिमला। ओके, उन्हें हमने क्या कहा, कदाई सियार एंड आदिमाई। अब ये देखिए, हमने ये जो ये वेलालर किया है और ये उजावर और ये कदाई सियार एंड आदिमाई, ऐसे जो हमारे वर्ड्स हैं इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में जो वर्ड्स आए हैं ये पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में एक विलेजेस में एक हेडमैन हुआ करता था जिसको ग्राम भोजका के नाम से जानते थे। ओके, जिसको क्या कहते थे, ग्राम भोजका। तो विलेज हेडमैन को ग्राम भोजका कहा जाता था। यूजुअली men from the same family held the position for generation. In other words, the post was hereditary. अभी क्या होता था, ग्राम भोजका, जैसे कि आप समझिए, आप हैं, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर वो ग्राम भोजका थे, तो आपके ग्रैंडफादर भी ग्राम भोजका हुए हैं और आपके फादर भी ग्राम भोजका हुए, तो मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये पोस्ट पास ऑन कर दी जाती थी और इसी को हम हेरिडेटरी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट, अब यही ग्राम भोजका, इनके पास कई ज़्यादा लैंड होती थी, तो ये लार्जेस्ट लैंड ओनर होते थे। ठीक है, ग्राम भोजका किसको बनाया जाता है, जिसके पास गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन हो। ठीक है, या सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लैंड ओनर हो, तो उसे हम ग्राम भोजका बोलते थे। और इनके पास खुद के स्लेव्स भी होते थे और कई सारे वर्कर्स को ये हायर करते थे लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। ओके, बिसाइड ही वॉज पावरफुल किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द विलेजेस। अब ये पावरफुल होता था तो इसको जो किंग है यूज़ करता था विलेजेस में जाके टैक्स कलेक्शन के लिए। ओके, तो किंग इनको बोलते थे कि जाओ तुम विलेजेस में टैक्स कलेक्ट करो जाके। ओके, और कभी कभी जज की तरह भी काम करते थे और कभी कभी पुलिस की तरह भी ये काम करते थे। ओके, तो इन द नदर पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्राम भोजका। यूजुअली men from the same family held the position from generation. Okay, in other words the post was hereditary. Okay, इसी को हमने क्या कहा, hereditary. अभी ग्राम भोजका was often the largest landowner. जैसे कि मैंने कहा जो ग्राम भोजका होते थे वो largest landowner होते थे। ओके, अब इनके पास जनरली स्लेव्स भी होते थे, ये वर्कर्स को हायर करते थे लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। अब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे तो किंग्स को क्या करते थे, टैक्सेस, किंग्स ना इनको यूज़ करते थे कि जाओ विलेजेस में टैक्स कलेक्ट करके आओ, और साथ साथ ये जज और पुलिसमैन की तरह भी काम करते थे। अब ये पावरफुल थे तो लोग इनकी बात सुनते थे, तो ये जैसे कोई भी गांव में प्रॉब्लम हो जाती, लड़ाई हो जाती, तो इसका सुलह उलह करवा देते थे, समझौता करवा देते थे, तो जज की भी तरह काम करते थे। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पुलिसमैन की भी तरह काम करते थे, जैसे किसी ने गलत काम किया है तो उसको पकड़ के भी ले आते थे। ओके, तो next, apart from the gram bhojka there were other independent farmers known as गृहपतिस। ओके, अब यहाँ पे क्या था कि ग्राम भोजका के अलावा हमने देखा गृहपतिस भी थे। ठीक है, गृहपतिस जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे उन्हें गृहपतिस कहते थे। तो ग्राम भोजका जो लार्जेस्ट लैंड ओनर होते थे और गृहपति जो स्मॉलर लैंड ओनर्स होते थे। ओके, अब मैन एंड वुमेन उन्हें हम क्या कहते हैं,
दासा कर्मकारा, ऐसे मैन और वुमेन जिनके पास खुद की कोई लैंड नहीं होती थी, उन्हें हम क्या कहते हैं? दासा कर्मकारा। ओके, अब ये क्या करते थे ना कि दूसरे की फील्ड में जाके काम करते थे और वहाँ से रुपए अर्न करते थे, तो दे वर नोन एज द दासा कर्मकारा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, ये बहुत सिंपल है। ठीक, अब ये जो वर्ड्स आए हैं ना कि ग्राम भोजका, गृहपतिस, वेलालर, उजावर और कदाई सियार, आदि मयाई, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हर साल पूछे जाते हैं जनरली। ये चाहे ये कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपके यूपीएससी सीएससी की एग्ज़ाम्स हों, चाहे केवीएस टीजीटी के एग्ज़ाम्स हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम लोग शॉक हो जाते हैं कि अरे ये कहाँ से आया, हमने इतना पढ़ा बट हमें याद नहीं कुछ। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ओके, नेक्स्ट, इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो क्राफ्ट्स पर्सन सच एज द ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। हमने देखा कई सारे विलेजेस में कई क्राफ्ट पर्सनस भी थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ्स, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन। आई होप आप सबको ये जो एनसीईआरटी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है आप सबको बहुत इजी लग रही होगी और बहुत बेनिफिशियल भी लग रही होगी। ओके, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने मतलब आपका एक एक लाइन कवर किया है, चाहे मैंने बुक से पढ़ाया हो तब, अब चाहे मैं पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ तो भी मैंने आप सबको एक एक लाइन कवर करके दे दी है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको बुक ना उठाने की ज़रूरत पड़ो। आप ये लेक्चर एक बार सुन भी लेंगे ना एक बार, तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और चैप्टर 8 जब कंप्लीट हो जाएगा ये वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स का, तो फिर हम इसके शॉर्ट नोट्स भी आप सबको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और जब इसके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं हिस्ट्री के, तो मैं एक ना क्वेश्चन भी दे दूंगी कि क्लास 6 की एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो एक सेशन वो भी हम एक वीडियो उसका भी डाल देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशंस। तो अब अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशंस कहते हैं, तो जो संगम लिटरेचर होती थी बेटा वो तमिल में कंपोज की गई थी। ओके, जो संगम लिटरेचर, अब ये कब कंपोज की गई थी? अराउंड 2300 ईयर्स अगो ये कंपोज की गई थी। अब इन्हें संगम क्यों कहते हैं? बिकॉज कई सारे लोगों ने मिल के इसको कंपाइल किया है असेंबलीज में, तो दीज आर नोन एज संगम्स। ओके, अब इन असेंबलीज ऑफ द पोएट दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई, और कहाँ पे हेल्ड हुए थे? मदुरई सिटी में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, फाइंडिंग अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। तो एक स्टोरी है जटाका की, सो यू मे हैव हर्ड ऑफ द जटाका। तो जटाका की स्टोरी अब हम देखेंगे। तो दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है, तो एक जटाका स्टोरीज़ हैं जिनको ऑर्डिनरी पीपल्स ने कंपोज किया और इनको बुद्धिस्ट मॉन्क में प्रिजर्व करके रख दिया गया। ओके, उनको लिखा गया एंड देन बुद्धिस्ट मॉन्क्स में जो थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स उन्होंने प्रिजर्व करके रख दिया। तो हियर इज़ अ पार्ट ऑफ जटाका स्टोरी विच टेल्स अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच। अभी जटाका स्टोरी हमें बताती है कि कैसे ये गरीब लोग रिच हो गए। ठीक है, तो ये हम बाद में ये चीज़ें थी इसमें जटाका। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी पूछ लिया जाए कि जटाका की स्टोरी क्या आपको बताती है, तो जटाका स्टोरी टेल्स अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली became rich. Okay students, okay, next, we can use other kinds of evidences to find out about lives of in some of these early cities, sculptures, carved scenes depicting peoples living in towns and villages as well as in the forest. Many of these sculptures was used to decorate railings, pillars and gateways of buildings that were visited by पीपल। अब देखिए कई सारी जगह पे मतलब हमने कई एविडेंसेस देखे अर्ली सिटीज़ में, हमने स्कल्पचर्स देखी, कई सीन्स देखी, कार्व्ड सीन्स देखी जहाँ पे कई लोगों को डिपिक्ट किया जा रहा है, विलेजेस में रह रहे हैं, टाउन्स में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं। ओके, और हमने ये भी स्कल्पचर्स देखे कि इन्होंने रेलिंग्स को डेकोरेट की, पिलर्स को डेकोरेट किया, बिल्डिंग्स के गेटवेज को डेकोरेट किया और वहाँ पे लोग घूमने भी आते थे। ओके, अब नेक्स्ट, many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the महाजनपदास। ओके, अब हमने महाजनपद के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, हमने पहले जनस के बारे में पढ़ा, फिर जनपद, और फिर उन जनपद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे उन्हें हमने महाजनपद कंसिडर किया। तो ये कब एटलीस्ट हो गए थे? 2500 ईयर्स अगो ये हुए थे महाजनपद। नेक्स्ट,
तो हमने क्या देखा कि जो महाजनपद की जो वॉल थी ना, वो फोर्टिफिकेशन वॉल थी, ठीक है, फोर्टिफिकेटेड थी, मतलब चारों तरफ से घिरी हुई थी एक वॉल, तो उसे हम फोर्टिफिकेशन वॉल कहते हैं। तो इन मेनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पोर्ट्स और सिरामिक रिंग्स अरेंज्ड ऑन वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, दीज आर नोन एज द रिंग वेल्स, ठीक है। तो हमने देखा कई ऐसी सिटीज़ में हमने कुछ पॉट्स देखें, कुछ सिरामिक रिंग्स देखें जो कि एक के ऊपर रखे हुए थे, जिन्हें हमने रिंग वेल्स कहा। तो लोगों ने कहा कि क्या पता शायद ये टॉयलेट्स के लिए यूज़ किया जाता हो, कुछ लोगों ने कहा कि ये ड्रेन्स की तरह यूज़ करते होंगे, कुछ को ये था कि गार्बेज डंप्स की तरह यूज़ करते हैं। ओके, तो सब ने अपने अपने प्रेडिक्शंस दिए। ओके, तो ये चीज़ थी। तो इन मेनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स और सिरामिक रिंग्स arranged on one on top of the other. These are known as ring wells. These seems to have been used as toilets in some cases and as drains and garbage dumps. These ring wells are usually found in individual houses. Okay, तो ये जो रिंग जो थी ना, ये हर सबके अलग अलग घरों में हमें देखने को मिली, और सबका ये था कि जो रिंग वेल्स है ना, क्या पता ये एज अ टॉयलेट यूज़ करते हों या ड्रेन्स की तरह यूज़ करते थे या गार्बेज डम्प्स की तरह। अब मैं इसकी इमेज दिखा देती हूँ, ये ठीक है, ये रिंग्स, ये देखिए, ये जो एक तरीके से रखी हुई है, ये ठीक है, हमने देखा ना एक के ऊपर रखी हुई हैं ये सारी, तो ये हमारे इनको हमने कहा कि यार ये रिंग वेल्स थी। ओके, वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स और ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। अब इन्होंने बोला कि हमने कई सारी, मतलब कोई ऐसी बाकी पैलेस नहीं बचा होगा, कोई मार्केट नहीं बचा होगा, कोई होम्स नहीं बचे होंगे ऑर्डिनरी पीपल के, जहाँ हमने देखा नहीं हो, ठीक है, कहाँ जहाँ हमने कोई एविडेंसेस ना देखा हो या डिस्कवरी नहीं की हो। लेकिन अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कवर करनी है। ओके, तो अदर्स मेड ऑफ वुड, मड, ब्रिक एंड थैच में नॉट हैव सर्वाइव, और जो जैसे वुड से बने हुए हों या मड ब्रिक से बने हुए हों, तो वो हमें लगता है सर्वाइव नहीं हुए होंगे। क्यों भाई? अब जैसे ब्रिक से हैं तो वो ख़राब हो गए होंगे, टूट फूट गए होंगे, मड है मिट्टी में मिल गए होंगे मड ब्रिक्स, वुड है वो भी दीमक खा लिया होगा, कीड़ा खा लिया होगा, तो ख़राब हो गए होंगे। ओके, तो कई सारी चीज़ें, तो जो हार्ड सरफेसेस पे थी या जिनके हमें एविडेंसेस मिले, उनके बारे में तो आर्कियोलॉजिस्ट जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी भी पता लगाना बचा है। ओके, तो अनदर वे of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. One of the most detailed account that has been found was by an unknown Greek sailor. ओके, अब यहाँ पे क्या था कि अब ये क्या था इनका, तो एक दूसरा तरीका था इनको पता करने का कि जो लोग यहाँ घूमने आए थे, जो सेलर्स यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने डिटेल्ड में हमारे बारे में लिखा था, ठीक है, या हमारे बारे में जाना, तो अब हम उनसे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे एक स्टोरी है बैरी गाज़ा की, ग्रीक नेम है बरूच का है बैरी गाज़ा नेम। अब यहाँ पे क्या है, द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट बैरी गाज़ा। अब यहाँ पे देखते हैं कि बैरी गाज़ा पे जो गल्फ़ है वो बहुत ज़्यादा नैरो है। देख, जैसे कि मैं आपको अभी मैप बनाऊँ, जैसे ये हमारी ये देखिए मैं बनाती हूँ अभी, ठीक है, ये गुजरात एरिया और तो ये गल्फ़ रीजन है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे, ओके, एक मिनट मैं थोड़ा सा ले लूँ चेंज करने के लिए, यस, ओके, ये जो पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बैरी गाज़ा था। ओके, एट दिस पॉइंट वी हैव सीन द बैरी गाज़ा। ओके, अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नैरो था, ठीक, ये गल्फ रीजन है जैसे कि हमने अभी बनाया। ओके, ये बहुत ज़्यादा नैरो है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, नैरो है, तो यहाँ से निकलना या नेविगेट करना, या ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पतली है ना, तो यहाँ से नेविगेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पे क्या होता था ना कि ये लोग स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन्स को या एक्सपीरियंस लोगों को बुलाते थे कि, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट
देते थे। जो एक्सपीरियंस और लोकल फिशरमैन्स होते थे उनको ये बुलाते थे किंग, और उनको एम्प्लॉयमेंट देते थे, उनको काम देते थे। तो द इम्पोर्ट्स इनटू बैरी गाजा वर वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर। तो पता है जो चीज़ें इंपोर्ट उड़ती थी जैसे कि वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, गोल्ड, सिल्वर, तो ये सारे स्किल्ड लेबर ही लेकर आते थे वहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो, बहुत ज़्यादा पतला था, ठीक है। तो वहाँ से जो अगर हम बिना एक्सपीरियंस वाले या ऐसे ही किसी को उठा लाएंगे तो वो मतलब वो शायद डूब जाता वहाँ पे, या वो सामान को इधर से उधर पहुँचा नहीं पाता, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता या इंपोर्ट नहीं कर पाता। तो स्किलफुल एक्सपीरियंस फिशरमैन को ही वो लेकर आते थे जो उनका सामान इंपोर्ट कर सके बैरी गाज़ा में, और जो और वहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सके। तो हम कौन कौन सा सामान इंपोर्ट करवाते थे बैरी गाज़ा से? तो वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हम करवाते थे। ओके, और एक्सपोर्ट किस किस का करवाते थे? तो एक्सपोर्ट हम जैसे कि आइवोरी, एगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम, ठीक। तो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द टाउन इंक्लूड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज, ठीक है। तो आइवोरी, तो हम क्या क्या एक्सपोर्ट करवाते थे? हिमालय से जैसे कि प्लांट्स हो गए, ठीक, और आइवोरी, एगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम्स, हम इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करवाते थे। ओके, और कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी मर्चेंट्स लेकर आते थे किंग्स के लिए। तो वो भी जैसे कि सिल्वर के वेसल्स हो गए, सिंगिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल वुमेन्स, फाइन वाइन्स, क्लॉथ, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ से आते भी थे मर्चेंट्स की तरफ से किंग के लिए गिफ्ट में, एज अ गिफ्ट। ओके, तो ये थी स्टोरी बैरी गाज़ा की। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? बहुत एक्सपीरियंस और स्किलफुल पर्सन को ही बुलाते थे जो नेविगेट कर सके ईजिली, क्योंकि हमने अभी देखा कि बहुत ज़्यादा नैरो है। ओके, तो नैरो है तो इसलिए अब वहाँ पे मतलब हम एज ए नॉर्मल पीपल को तो नहीं बोल सकते ना कि आप काम करो, क्यों? क्योंकि अब क्या पता वो एक्सपोर्ट ना कर पाए या इम्पोर्ट ना कर पाए, वो सामान को गिरा दे या डूब जाए, तो ये सारी चीज़ें ना हो सके। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपका चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉइन्स, सो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल दैट press bell icon or subscribe my channel for the next notification. Thank you students, take care, bye bye and have a nice day.